अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक नंबर 3.3 स्टार्ट करना है, जो कि है मैथ्स एंड वेट से रिलेटेड। अलग अलग अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज को देखें तो हमने इससे पहले भी थोड़ी बात इन दोनों क्वांटिटीज पर की होती है। आज हम जो है वो मैथ्स और वेट को प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, फिर इन दोनों क्वांटिटीज में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, और फिर हम देखेंगे कि जी वेट का जो फॉर्मूला है उसको हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही डिराइव करते हैं। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि वेट जो W इज mg है, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ही एक एक्सटेंशन है। तो हम जो है वो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज के टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें उसमें मैथ्स के बारे में कहा हुआ है, तो हम कहते हैं मैथ्स को डिफाइन करना हो तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर that an object possess। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट एन ऑब्जेक्ट पोजेस का मतलब क्या है कि देखिए हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो छोटे छोटे डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उतना ज्यादा इसका मैस होता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितने मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो जितने कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है उतना ही कम उसका मैस होता है। ठीक है, देन हमारे पास जो सेकंड टर्म यहाँ पर यूज हो रही है वो वेट है, तो हम कहते हैं इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही होती है हम कहते हैं वो उस ऑब्जेक्ट का वेट है। अगर हम मैस को देखें तो सिंबल जो है इसका वो m होता है। ठीक है, अलग अलग अगर हम इनकी फिजिकल क्वांटिटी पर बात करें, अगर हम इसके यूनिट को देखें स्टूडेंट्स, तो इसका यूनिट किलोग्राम होता है। अगर हम इसके बेस या डिराइव होने पर बात करें तो मैस जो है वो एक बेस क्वांटिटी है। ठीक है, और अगर हम इसके स्केलर या वेक्टर होने पर बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम वेट को देखें तो वेट के लिए सबसे पहले हमने इसको डिफाइन कर लिया। नंबर 2, अगर हम सिंबल की बात करें तो हमारे पास जो वेट का सिंबल है वो W होता है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, ठीक है, तो चूंकि वेट जो है ये भी एक तरह की फोर्स ही होती है ना, तो हम वेट जो है वो न्यूटन में मेजर करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसके बेस डिराइव होने की बात करें तो चूंकि इसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है तो ये एक डिराइव क्वांटिटी है। और अगर हम स्केलर वेक्टर में बात करें तो वेट जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मैंने चूंकि आपको पहले भी बताया था ना कि 9th क्लास में हम डिफरेंट क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होते हैं, तो आज के टॉपिक में हमें दो क्वांटिटीज गिवन है, मैथ्स और वेट। तो हमने इन दोनों क्वांटिटीज के बारे में इंट्रोडक्शन में बात कर ली है। इंट्रोडक्शन हम जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का करते हैं तो उसमें ये 6 बातें हमने देखनी होती हैं, 5-6 बातें, मतलब ये मैंने आपके सामने 5 लिखी हैं, छठी जो है वो हम इनका फॉर्मूला लिखते होते हैं। इसका तो मैथ्स का तो कोई अपना फॉर्मूला होता ही नहीं है। अगर हमें कहीं पर भी मैथ्स कैलकुलेट करना पड़ता है तो हम किसी भी इक्वेशन में जिसके अंदर मैथ्स इन्वॉल्व हो रहा होता है वहां से इसका फॉर्मूला बोरो करते हैं। और अगर हम वेट को देखें तो वेट का अपना फॉर्मूला होता है W इज mg। क्या फॉर्मूला होता है? W इज mg, यानी कि आप मैस को अगर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो हमारा वेट बन जाता है। अब देखें, हम लोगों को पता होता है ना कि ये जो g है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कांस्टेंट होती है। ठीक है, g की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ऑन अर्थ। इसका मतलब है जैसे जैसे हम अपनी जगह चेंज करते हैं ना, प्लेस चेंज होती है, तो प्लेस के चेंज होने के साथ साथ हमारा जो वेट है वो भी चेंज होता रहता है। जमीन पर अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ g 9.8 है, यानी कि किसी भी पर्सन के मैस को अगर हम g के साथ मल्टीप्लाई करें, 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो सरफेस ऑफ अर्थ पे उसका वेट बन जाता है। लेकिन अगर हम किसी और प्लेनेट पर चले जाएं, मून पर या मार्स पर या कहीं भी और चले जाएं, तो वैल्यू ऑफ g चेंज होती है। इसका मतलब है उस पर्सन का जो वेट है वो भी प्लेस टू प्लेस चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर वो आपको बता रहे हैं कि अगर हम इस इक्वेशन में देखें ना तो हमने F इज इक्वल्स टू ma पढ़ा होता है। यहाँ पे m है, यहाँ पर भी m है। ये देखिए, ये भी g भी एक्सेलरेशन है और a भी एक्सेलरेशन है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो g है ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है,
हैविंग फिक्स वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे W है, ये वेट भी एक तरह की फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स, और यहाँ पर F है, मतलब ये भी हम कहते हैं कि नेट अप्लाइड फोर्स है या नेट फोर्स है, ये भी एक तरह की फोर्स है। तो ये जो वेट की इक्वेशन है ये इसी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की ही एक एक्सटेंशन है, बिकॉज इसी में F इज इक्वल टू ma में जब a की जगह पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिख लेते हैं तो बाकी ये वही फॉर्म बनती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वेट का फॉर्मूला है ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके ही बनाया गया है, ठीक है। और फिर आप याद रखेंगे कि g की वैल्यू फिक्स है, प्लेस टू प्लेस वैल्यू के चेंज होने की वजह से जो किसी भी पर्सन का वेट है वो भी चेंज होता चला जाता है। नेक्स्ट अगर आप अपनी बुक को देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये तो छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था बुक में, उसमें आपको इन दोनों के बारे में पहले बताया हुआ है। वेट जो है वो W इज इक्वल टू mg होता है, और वो आपको बता रहा है कि नोट दैट दिस इक्वेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ F इज इक्वल टू ma where different symbols W and G have been used for force and acceleration। मतलब ये यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही ली गई है, तो हम इसे कह सकते हैं कि वेट के जो इक्वेशन है वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की ही एक एक्सटेंशन है। नेक्स्ट जो है वो आपको बता रहा है कि अगर आपने फोर्स या मास को मेजर करना होता है ना, तो इनको मेजर करने के लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं। एक तो मेजरमेंट ऑफ फोर्स के लिए उसने आपको मेजरमेंट ऑफ फोर्स के लिए उसने आपको दो तरीके बताया हुआ, ठीक है। नंबर 1 तो उसने आपको बताया हुआ है कि हम जो है वो स्प्रिंग स्केल का यूज करके फोर्स को मेजर करते हैं, और नंबर 2 जो है वो उसने आपको बताया हुआ है कि हम फोर्स सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोर्स सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये स्प्रिंग स्केल क्या होता है कि वो आपको बता रहा है कि जी हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज करके हम फोर्स को मेजर करते हैं। यूं इस तरह से हमारे पास एक स्टैंड होता है, इसके अंदर जो है वो यूं स्प्रिंग लगा होता है, और ये स्प्रिंग जो है ये ग्रेजुएटेड होता है। ग्रेजुएटेड का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर मार्किंग हुई होती है, ठीक है। यहाँ से आप इसको अटैच करते हैं और इधर हम कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका जो हमें मैस है या जिसकी हमें फोर्स कैलकुलेट करनी होती है वो हम इस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इसके साथ जो नीडल लगी होती है ना, फॉर एग्जांपल ये पॉइंटर नीडल है, यहाँ तक मूव करके आई है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है अभी का जो फोर्स है वो 5 न्यूटन है, ठीक है। तो ये मेथड है, इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। इसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग के साथ आप ऑब्जेक्ट को अटैच करते हैं जिसके ऊपर आपने फोर्स चेक करनी होती है। ये स्प्रिंग ऊपर या नीचे किसी भी पोजीशन पर आकर रुक जाता है, जहां पर ये स्प्रिंग रुकता है उसके सामने आप स्केल पर देख लेते हैं कौन सा डिजिट है, उतनी जो है वो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही होती है, ठीक है। दूसरा जो तरीका है ये फोर्स सेंसर है। फोर्स सेंसर इस तरह से बना हुआ एक, जैसे आजकल हम देखें ना तो स्वीट्स शॉप यानी कि मिठाई की जो दुकानें होती हैं वहां पर हमारे पास एक डिजिटल बैलेंस का इस्तेमाल होता है, जिसके ऊपर आप वो डिब्बा रखते हैं तो आपको डिजिट्स में उसकी जो भी मेजरमेंट होती है वो आपको शो कर देता है। इस तरह से फोर्स सेंसर भी एक डिवाइस है जिसको हम जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन के साथ अटैच करते हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आपने फोर्स को रखना होता है आप मेजर करते हैं, तो चूंकि आपने इसको सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्यूटर के साथ अटैच किया होता है तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको जो है वो उसकी वैल्यू देखने को मिल जाती है, ठीक है। फिर आपकी बुक में लिख रहा है कि जो फोर्स सेंसर वाला मेथड है, चूंकि ये एक डिजिटल मेथड है तो ये स्प्रिंग स्केल के मुकाबले में ज्यादा एक्यूरेट है। इस स्प्रिंग स्केल वाले मेथड में मिस्टेक का चांस हो सकता है, लेकिन फोर्स सेंसर अगर आप यूज करके फोर्स को मेजर करेंगे तो यहाँ पे जो चांस ऑफ एरर है वो कम होता है। तो इन दोनों डिवाइसेस में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये जो फोर्स सेंसर वाला तरीकाकार है, ये जो मेथड है, डिवाइस है, ये ज्यादा एक्यूरेटली आपको फोर्स मेजर करके देता है, ठीक है। फिर वो आपको ये भी बता रहा है कि ये डिवाइस जो है वो हमें ग्राफ बनाकर देता है। ग्राफ कैसे बनाकर देता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा है ना उसका जो मैस है उसके अंदर फ्लक्चुएशन प्रोड्यूस हो रही है। कैसे? फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर ना कोई भी लिक्विड फिल करके रख दी है, ठीक है। अब लिक्विड में कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज आपने इसमें वाटर ही फिल करके रखा है, तो जैसे ही आप इसको पानी को इस फोर्स सेंसर के ऊपर रखेंगे ना, और अगर आपने उसको गर्मियों के मौसम में रखा है तो पानी जैसे हीट अप होता है तो वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे कि कुछ देर पहले अगर इसके अंदर 10 किलोग्राम ऑफ वाटर था या 10 लीटर्स, लिक्विड के लिए किलोग्राम नहीं यूज होता, लिक्विड के लिए हम लीटर्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं बिकॉज लिक्विड का वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर इसके अंदर 10 लीटर्स था तो जैसे जैसे वो एवेपोरेट होना शुरू हुआ तो 10 से 8 हो जाएगा, फिर 8 से 6 हो जाएगा, फिर 6 से 4 हो जाएगा। तो कंप्यूटर पर जो है वो उसका आपको ग्राफ बनता हुआ नजर आएगा, मतलब टाइम गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे जो है वो ऑब्जेक्ट में लगने वाली फोर्स कम होना शुरू हुई, तो वो आपको एक ग्राफ की फॉर्म में इसका जो रिजल्ट है वो बनाकर बता देगा, ठीक है।
सो इस टॉपिक में एक तो आपको इन दोनों का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, एक आपको फोर्स को मेजर करने के लिए दो डिवाइसेस हैं, इन दोनों डिवाइसेस का काम करने का तरीकाकार पता होना चाहिए। और तीसरी बात वो आपको ये कह रहा है कि अगर आपको किसी भी जगह पर वेट की वैल्यू मालूम है ना, ठीक है, कुछ भी वेट की वैल्यू है, तो अगर हम देखें तो हम W इज इक्वल टू mg को यूज करके मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। मैस कैसे? W डिवाइडेड बाई जी पुट करके हम मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको बता रहा है कि जैसे ही हम वेट मशीन पर खड़े होते हैं ना, तो वेट मशीन ऑटोमेटिकली आपको मैस आपको वेट मशीन आपको आपका वेट बताती है, यानी कि जो भी मैस होता है उसको जी के साथ सरफेस ऑफ अर्थ पे हम मेजर कर रहे होते हैं ना, तो जी के साथ मल्टीप्लाई करके हमें वेट बता देती है। अगर आप उसी वेट को मैस में चेक करना चाह रहे हैं तो फिर जो भी वेट मशीन के ऊपर आपका वेट आया उसको आप वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 होती है, तो आप 9.8 से डिवाइड करें स्टूडेंट्स, तो आपको मैस मिल जाएगा इन द यूनिट्स किलोग्राम। ठीक है, सो आपकी बुक से अगर हम देखें तो आपकी बुक का पेज है 75 और वहां पर उसने आपको ये बात बताई हुई है कि पेज नंबर 74 की लास्ट लाइन है। मैं ऊपर से रीड नहीं करती बिकॉज उसमें इसने दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया हुआ है, मैंने आपको जो बात बुक में लिखी है वो एक्सप्लेन कर दी। पेज नंबर 74 पर देखें तो लास्ट लाइन पर लिखा हुआ है, हाउएवर बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ we convert our weight into mass easily। इक्वेशन लिखी हुई है m is equals to w by g। फिर कह रहा है thus if we somehow measure the force of gravity as weight and divide the value by acceleration due to gravity g, we could easily find mass। weighing scale actually ब्रैकेट में लिखा हुआ है force measures as shown in figure this are therefore graduated in kilogram to show mass। Thus every time you stand on the weight machine it give you mass in kilogram not your weight in newton। तो वो जो मशीन है वो आपको मैस आपको बताती है बनिस्बत के वेट के मुकाबले में। क्यों? बिकॉज W डिवाइडेड बाय जी, यानी कि वेट को जब आप जी के साथ डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हैविंग वैल्यू 9.8, तो आपको जो है उस ऑब्जेक्ट का मैस मिल जाता है जो कि हमें किलोग्राम्स में मिलता है। इस सब के अलावा एक और जो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है वो आपसे इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो अगर मैस और वेट में डिफरेंस आ जाए तो नंबर 1 आप दोनों को डिफाइन कर लेंगे, नंबर 2 आप दोनों के सैम्बल्स बता दें, दोनों के यूनिट्स डिफरेंट है आप बता दें, और मैस जो है वो एक स्केलर है और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पेपर में फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होते हैं, तो आपके जो है वो 3 डिफरेंस यहाँ पर पूरे हो गए। इसके अलावा आप इनको मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का भी बता सकते हैं कि किस किस इंस्ट्रूमेंट से हम इन्हें मेजर कर रहे होते हैं, तो वो भी आप एक डिफरेंस यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक मैथ्स और वेट वाला यहाँ पे एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्दर 3.4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे।